मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने एक गैसियस इक्वेशन की थी। एक्चुअल में उस वीडियो में मैंने 2-3 वीडियो मर्ज करके बनाए थे, तो उस मर्जिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। पहले का पार्ट बाद में हो गया और बाद का पहले, मीन्स न्यूमेरिकल वो पहले कर दिया गैसियस इक्वेशन वाला और उसको फॉर्मूला बाद में हमने ड्राइव किया। तो आप उसको थोड़ा सा देखना, पहले फॉर्मूला देखना फिर उस पर न्यूमेरिकल्स करने हैं। जैसे कि मैं एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूँ कि हमने बताया था कि मान लो ये कोई रिएक्टेंट है A और ये कन्वर्ट हो रहा है B प्लस C में। तो अगर टाइम 0 है हमारे पास, तो यहाँ पर प्रेशर हमने P नॉट लिया था, तो इनका प्रेशर क्या था, 0 था। अगर टाइम T है तो मैंने कहा था P पार्ट उधर चला जाता है प्रेशर, तो P नॉट माइनस P, यहाँ P और यहाँ पर P है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे जैसे हमने लिखा था कि K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। A इनिशियल कंसंट्रेशन थी, A माइनस एक्स बची हुई कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की। उसी तरह से P नॉट इनिशियल है, तो एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P। इन गैसियस फेज वी कैन राइट 2.303 अपॉन T log A इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल क्या ले लेंगे हम, प्रेशर P नॉट अपॉन जो बचा हुआ प्रेशर है P नॉट माइनस P। तो एक तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हम P की वैल्यू रख सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहूं कि P टोटल जो हमारे पास है, जो टोटल प्रेशर होगा टाइम टी पे, तो क्या हो जाएगा, वो इन सारों का सम होगा, दैट इज P नॉट माइनस P प्लस P प्लस P। मैंने इन चारों इनको तीनों को जोड़ दिया है, P से P कैंसिल हो गया, Pt इज इक्वल टू P नॉट प्लस P। यहां से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, Pt माइनस P नॉट। तो ये P हम यहां रख देंगे, तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास कि K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log P नॉट अपॉन P नॉट माइनस P। P नॉट क्या है हमारे पास ऑलरेडी है, इनिशियल प्रेशर, माइनस P की वैल्यू हम यहां रख देंगे, Pt माइनस P नॉट, Pt माइनस P नॉट। अब हम इसको लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log P नॉट अपॉन, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, P नॉट प्लस P नॉट हम क्या लिख देंगे, 2P नॉट माइनस Pt, दैट इज द फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूले से हम मतलब सोल्व कर सकते हैं। इनमें ये रहेगा, आपको Pt गिवन होगा, तो इसलिए ये आसान है, आप यहाँ इससे क्या करोगे, सोल्व कर पाओगे। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब हम जाएंगे इनिशियल रेट मेथड के ऊपर। नेक्स्ट मेथड है बेटा न्यूमेरिकल सोल्व करने का। बीच बीच में कभी कभार पूछ लिया जाता है ये न्यूमेरिकल, तो कैसे करेंगे। देखो आपसे ये दे दिया, आपसे रेट इक्वेशन पूछ रहा है, आपसे ऑर्डर पूछ रहा है, आपसे K की वैल्यू पूछ रहा है। ये 3-4 चीजें न्यूमेरिकल में वो आपसे पूछेगा कि फॉलोइंग डेटा जो है, जो आपको डेटा प्रोवाइड किए गए हैं, इनके बेस पे आपको सोल्व करना है। तो आप कैसे सोल्व कर पाओगे वो मैं बताता हूं आपको। कि जैसे आप इसका रेट लिखो, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। पहले एक्सपेरिमेंट में आप रेट क्या लिख सकते हो भाई, देखो रेट को तो पहले मैं जनरलाइज कर देता हूं कि रेट हम लिखते हैं इज इक्वल टू K। अब हमारे पास A है और B है। बेटा मैंने कहा था कि ऑर्डर के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता। वी कांट टेल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय वाचिंग द सिंपली रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम सिंपली नहीं बता सकते, तो उसका फॉर्मूला ये है कि हम A की पावर अल्फा और B की पावर क्या लिख दें, बीटा लिख देंगे हम। ठीक है, दीज आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमें अल्फा और बीटा कैलकुलेट करना है। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट देखिए, हम लिख रहे हैं रेट इज इक्वल टू दिस, तो मैं रेट लिख दूं। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के लिए रेट है 6 × 10⁻⁻3। देखना मैंने रेट लिख दिया, इज इक्वल टू K। कंसंट्रेशन ऑफ A मैंने लिख दिया 0.1,
कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.1, इसकी पावर अल्फा थी और इसकी पावर क्या थी, बीटा। ये हमने लिख दिया है। अब मैं फोर्थ के लिए लिख रहा हूं। मैंने क्यों लिखा है वो मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने फर्स्ट के बाद फोर्थ क्यों लिखा है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फोर्थ, रेट हमारे पास है 2.4 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू के। एक की कंसंट्रेशन, ये जो सारी हैं ये एक की कंसंट्रेशन है, 0.4 इसकी पावर अल्फा, बी 0.1 इसकी पावर बीटा। बेटा इस तरीके से हमने रेट को सिंपली लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट को 4 से कर दो या फोर्थ को फर्स्ट से कर दो, तो क्या होगा आप देखिएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। केस से ये कैंसिल हो गया, ये 1 से ये 4 टाइम चला गया, ये 4 टाइम चला गया, ये कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास आ गया ये 1/4 इज इक्वल टू 1/4 की अल्फा। ये आया आपके पास, इनको जब कैंसिल आउट करोगे तो बेटा यहां आप देखना, यहाँ 1/4 की पावर 1 है और यहाँ 1/4 की पावर अल्फा है। बेस सेम हो तो पावर बराबर हो जाती है, अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा है ऑर्डर ऑफ ए, एक की पावर है तो मतलब ऑर्डर ऑफ ए। ए किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। अब हमने फर्स्ट और फोर्थ ही क्यों लिए, अब देखना बेटा हमें वो एक्सपेरिमेंट लेने हैं जिसमें एक की कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही हो लेकिन दूसरे की कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो, ताकि जो सेम वाला है वो कैंसिल आउट हो जाए और हमें डिफरेंट वाले का ऑर्डर पता चल जाए। तो हम वो देखेंगे जिसमें एक की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, दूसरे की क्या हो रही है, सेम रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। तो उससे हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बीटा की। तो अब हम कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट लेंगे, आप देखिएगा, हम एक्सपेरिमेंट लेंगे ये वाला। एक का तो हमें पता चल गया, बिग का सेम था तो कैंसिल हो गया, हमें एक का पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, वो एक्सपेरिमेंट लूंगा जो एक का सेम है और बिग का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम एक्सपेरिमेंट सेकंड और थर्ड लिखेंगे। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट थर्ड, अब आप देखिएगा थर्ड को हम कैसे लिखते हैं, सेकंड लिख लो चाहे थर्ड, पहले थर्ड लिख लो। रेट क्या है बेटा, 7.2 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, जी थर्ड का लिखना है, इट इज, ये सेकंड का लिख दिया हमने, थर्ड का लिखना है 2.88 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। देखो एक की पावर अल्फा है तो एक की पावर हमने क्या लिख दी, अल्फा। कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.4, इसकी पावर क्या लिख दी हमने, बीटा। इसी तरीके से हम क्या लिख देंगे, एक्सपेरिमेंट सेकंड लिखेंगे। तो सेकंड के लिए रेट क्या है, 7.2 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.3, उसकी पावर अल्फा। कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.2, उसकी पावर क्या लिख दी हमने, बीटा लिख दी। ये अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे सोल्व करना है। ये फिर से हम देखेंगे 4 टाइम चला गया, ये कैंसिल हो गया और ये क्या चला गया, 2 टाइम चला गया। तो हम लिखेंगे यह 4 इज इक्वल टू 2 की पावर क्या आ गया, बीटा। हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड इट इज 2 की पावर बीटा। बेस सेम है तो पावर बीटा इज इक्वल टू 2। तो हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिली थी, 1 मिली थी, बीटा की वैल्यू 2 मिली थी। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के, एक की पावर 1 एंड बी की पावर 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम एक की बात करें तो एक के केस में ऑर्डर 1 है, बी के केस में ऑर्डर 2 है, और ओवरऑल ऑर्डर अगर हम पढ़ते हैं तो दैट इज 1 + 3 सॉरी 2। कौन सा ऑर्डर हो गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो हम इस तरीके से रेट पता कर सकते हैं। अगर मान लो हमारा यहाँ से रेट ये हटा दी, ये पूछा जाए तो हम क्या कर देंगे, रेट इज इक्वल टू इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, हमें पता चल जाएगा। अगर हमें के पता करना है मान लो,
तो के पता करने के लिए हम मान लो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट उठा लेते हैं। तो रेट क्या है 6 × 10⁻³ इज इक्वल टू के। जो रेट उठा रहे हैं उसी की ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन 0.1 की पावर 1 एंड 0.1 की पावर 2। अब बेटा हमें वैल्यू के की पता करनी है तो इनको नीचे ले आएंगे और हमें क्या पता चल जाएगा, के की वैल्यू का हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब इन पे आप देखिए हमारे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, जैसे हमसे कह दिया गया कि उसी तरीके से कि कोई रिएक्शन है और उसके लिए रेट लिख दिया, एक की पावर 1 है और बी की पावर 0 है, ये बता दिया हमें ऑलरेडी। इसका मतलब हमें ऑर्डर का पता नहीं करना है। हमसे कह दिया एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमें कंसंट्रेशन दे दी ए 0.1, कंसंट्रेशन ऑफ बी दैट इज आल्सो 0.1 और रेट दे दिया 2 × 10⁻²। उसके बाद हमें ये दे दिया कि यहां हमें पता करना है क्या है, ये दे दिया हमें 0.2 और ये दे दिया हमें 4 × 10⁻², ये दे दिया। इसके बाद हमें दे दिया 0.4 और ये हमें पता करना है। फिर हमें दे दिया ये पता करना है, ये दे दिया 0.2 और ये दे दिया 2 × 10⁻²। बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, वो पूछ रहा है कि यहाँ क्या वैल्यू आएगी, यहाँ क्या वैल्यू आएगी, यहाँ क्या वैल्यू आएगी, और हमसे ये भी पूछ लिया व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता करते हैं। तो ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इससे हम के की वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे कि हमें पता है रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 0। तो रेट इसका हमें पता है कितना है 2 × 10⁻², ये तो इसका रेट हो गया। उसके बाद के कंसंट्रेशन ऑफ ए, एक की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 और उसकी पावर कितनी हो गई 1। बी की पावर 0 है तो यहाँ तो कुछ हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2 × 10⁻² अपॉन 0.1। तो यहाँ से हमें k मिल गया। अब अगर हमें ये पता करना है तो हम क्या लिख देंगे, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए उसकी पावर 1, यहाँ पर क्या है k। हमें रेट पता है, इस केस का रेट ये लेंगे 4 × 10⁻², k की वैल्यू हम ये रखेंगे, हमें पता है, ठीक है। और ए की वैल्यू हमें पता करनी है, यहाँ ए की कंसंट्रेशन पता करनी है, हमें ये पता है, हमें ये पता है, हम इसको आसानी से पता कर सकते हैं। तो इस तरह का ये जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, इसको आपको सॉल्व करके देखना है, वैल्यूज पता करनी है। इट इज इनिशियल रेट मेथड। इस पे कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट मतलब कंपटीशन में आ जाता है आपके लिए, अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आपसे वैसे पूछ लिया जाए, जैसा कि हमारे पास था, अभी हमने एक न्यूमेरिकल लिखा था, उसमें ये वैल्यू थी जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ। यहाँ पर हमारे पास क्या थी 0.1, यहाँ पर क्या थी 0.4, यहाँ पर क्या था 0.1 और यहाँ पर भी क्या था 0.1, यहाँ पर क्या था 0.3 और यहाँ पर क्या था 0.3। इस तरीके से था मान लो। अब इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर 2 था, मान लो मैं अपने वैसे बता रहा हूँ, यहाँ पर कितना था 8 था, इस तरीके से था। तो आप क्या करोगे उसमें, अगर कंपटीशन में आता तो आप पूरा सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप देखोगे कि बी के केस में एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और फोर्थ देखेंगे कि कांस्टेंट है ये, और इसके केस में क्या कर दी 4 टाइम्स। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अगर हमने कंसंट्रेशन को 4 टाइम कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है 4 टाइम हो रहा है। अब देखो
2 4 जा 8, ये भी 4 टाइम हो रहा है, ये भी 4 टाइम हो रहा है, तो कौन सा ऑर्डर हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। मैंने स्टार्टिंग में ऑर्डर जब पढ़ाया जब बताया था कि अगर हम ऐसे करते हैं कि रेट इज इक्वल टू के और एक की पावर है n, अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं लेकिन रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हम कंसंट्रेशन डबल करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप करके देख लो, अगर रेट क्या है k इंटू एक की पावर 1 है, ठीक है, अगर हम एक की कंसंट्रेशन डबल करते हैं 2 हो गया, तो क्या लिखेंगे? डबल करके देखो, रेट इज इक्वल टू के 2 एक की पावर 1, तो रेट इज इक्वल टू 2 की पावर 1 2 आ गया, 2 के एक की पावर 1। देखो इसका डबल हो गया कि नहीं? तो अगर रेट हम कंसंट्रेशन को डबल करते हैं और रेट भी डबल हो रहा है तो हम कहते हैं कौन सी ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर है। अगर हम रेट को डबल करते हैं, सॉरी कंसंट्रेशन को डबल करते हैं और रेट 4 टाइम्स हो गया तो ऑर्डर कौन सा हो गया? सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट ऐसे देख लेंगे, कंसंट्रेशन को हमने क्या किया है? 4 टाइम किया है, तो रेट भी क्या हो रहा है? 4 टाइम, तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। अगर हम इसको 4 टाइम करते और ये कितने टाइम हो जाता? 16 टाइम, तो हम क्या कहते? सेकंड ऑर्डर है। आप करके देख लो कि अगर सेकंड ऑर्डर है और मैं इसको 4 टाइम कर रहा हूं तो ये 16 आ जाएगा, रेट कितना हो जाता? 16, तो कौन से ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है इस केस के लिए। न्यूमेरिकल कभी कभार पूछ लिए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे अपने आप बेटा रेडिएशन निकलती रहती है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ये ऐसे एलिमेंट हैं, इनको रख दे तो इनसे अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस की फॉर्म में अपने आप निकलते रहते हैं और ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? फिनिश हो जाते हैं। एक्चुअल में इससे अगर हम इनकी लाइफ पता करें तो इनकी लाइफ इनफाइनाइट इंफिनिटी होती है, लाइफ खत्म नहीं होती, थोड़ा बहुत तो बचा ही रह जाता है आखिर में। तो हम क्या करते हैं, अगर रेट ऑफ डिके पता करें कि किस रेट से वो डिके कर रहा है, हमने बेटा क्या लिखा था कि t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस x, हमने ये लिखा था। अगर मैं इसको लिखूं रेडियो एक्टिव डिके के लिए तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log इनिशियल कंसंट्रेशन कि कितने उसमें एटम इनिशियल एटम्स प्रेजेंट है एलिमेंट के अंदर वो, और उसके बाद एंड कि जो हमने टाइम लिया उस टाइम पे कितनी वैल्यू एंड की, कितने नंबर ऑफ एटम बचे हैं, शुरू में कितने थे फिर निकल चुके हैं तो बाद में कितने बचे हैं, वो एन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। इसके लिए भी अगर हम t हाफ लिखें तो दैट इज 0.693 अपॉन के, ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है बेटा, रेडियो एक्टिव डिके फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसकी क्या निकालें, एवरेज लाइफ निकालते हैं, हम इसकी लाइफ नहीं निकालते, लाइफ तो इनफाइनाइट मैंने बताया था, तो हम इसकी निकालते हैं एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ होता है 1/k, मतलब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इनवर्स होता है इसका, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक तो है हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, और एक और होता है हमारे पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब आप इन चीजों को ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ने बताया था कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में बेटा कोलाइड करते हैं और क्या बनाते हैं,
प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करेगी। But sometimes it happens that reactants collide with each other, but there is no formation of product takes place. तो ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने बताया कि अगर रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब उन रिएक्टेंट के पास एक एनर्जी की कमी है, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इन रिएक्टेंट के पास एक एनर्जी का होना जरूरी है। तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी कंटेन्ड बाय द रिएक्टेंट सो दैट एवरी कोलिजन प्रोवाइड्स द प्रोडक्ट। मींस एवरी कोलिजन इज इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन किसे कहेंगे? कि वो कोलिजन की कोलाइड करें और प्रोडक्ट बनाएं। अगर कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो हम उसको इनइफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। तो आप देखिएगा कि अगर मान लो इनके पास एक एनर्जी है और वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये टकराएंगे लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अब नहीं है तो नहीं है, उसके लिए अब हम रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, हम तो प्रोडक्ट चाह रहे हैं। तो प्रोडक्ट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी, हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। मान लो इनको 100 किलो जूल चाहिए एनर्जी, मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना कि इसको 100 किलो जूल चाहिए कि बेटा टकरा के प्रोडक्ट दे सके, लेकिन इनके पास 70 किलो जूल है। तो बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी तो हो गई 100, इतनी तो इनको चाहिए होनी थी इनके पास। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गई 70, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? 30, जो हमें सप्लाई करनी है, हमें 30 सप्लाई करनी है, तो दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस चीज का भी ध्यान रखना, जितनी कम एनर्जी होगी एक्टिवेशन, उतनी फास्ट क्या होगी? रिएक्शन। वजह है उसके पीछे कि भाई मान लो इसको हमें 30 सप्लाई करनी पड़े, एक मान लो इसकी 90 होती तो हमें केवल 10 ही सप्लाई करनी पड़ती, तो रिएक्शन और फास्ट हो जाती। तो लेसर द एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर विल बी द रिएक्शन। अब मैं आपको ग्राफ के जरिए समझाऊंगा कि जैसे मान लो ये रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है, ये है हमारे पास। तो बेटा मान लो ये तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये जो इतनी है ये एनर्जी किसकी हो गई? रिएक्टेंट की हो गई। और किसी रिएक्शन को होने के लिए ये एनर्जी चाहिए, इसको मैंने कह दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी ET। इतनी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए थी और इतनी उसके पास है, मतलब ये एनर्जी इसके पास है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो इसके बाद की है ये हमें सप्लाई करनी है। कौन सी एनर्जी कहते हैं इसको? एक्टिवेशन एनर्जी। जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी होती है एक्टिवेशन एनर्जी। यहां प्रोडक्ट बन गया तो इसको एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट कहते हैं। अब आप देखना ये एनर्जी किसकी है? प्रोडक्ट की। ये एनर्जी किसकी है? रिएक्टेंट की। तो बीच में ये एनर्जी भाई रिएक्टेंट की ज्यादा थी, प्रोडक्ट की कम है। इसका मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो एनर्जी उस दौरान कैसी हुई? रिलीज हुई है ना? तो हम क्या कहेंगे? कौन सा प्रोसेस हो गया ये? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। अब देखना ये जो बीच का पार्ट बचा है, एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी में से, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में से अगर हम क्या करें? प्रोडक्ट की माइनस करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? डेल H। ठीक है बेटा, उसको हम क्या कहेंगे? डेल H। तो अब क्या होगा इसमें? डेल H। आप देखिएगा इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाएगा? डेल H। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस करते हैं तो अब देखो प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करेंगे तो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। आप देखिएगा कि मान लो प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आएगी तो कैसा आएगा? डेल H। इस केस में कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और हमें पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल H कैसा होता है? नेगेटिव। अगर मैं यहीं एक और ग्राफ खींच दूं, एक और ग्राफ ड्रा करते हैं हम, ये कर दिया मैंने मान लो, यहां से और ये कर दिया मैंने, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये
क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और ये जो एनर्जी इससे ऊपर है, ये वाली एनर्जी, इसको हम ऐसे बता सकते हैं, ये वाली, ये जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। भाई देखो हमें ये टोटल एनर्जी चाहिए थी किसी रिएक्शन, कोई रिएक्शन जब होगी जब उसके रिएक्टेंट के पास ये एनर्जी है, लेकिन उसके रिएक्टेंट के पास तो केवल ये वाली एनर्जी है, इतनी है, उसको हम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितनी और चाहिए, इतनी और चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप अगर इसको देखें, इसको आप रिवर्सिबल रिएक्शन में भी ले सकते हैं, तो आप उसके लिए देखोगे तो ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई कि नहीं भाई। अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है इस केस में, तो आप क्या कहोगे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है प्रोडक्ट के लिए, और फिर क्या बन रहा है, रिएक्टेंट बन रहा है, तो इसको भी हम ऐसे ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम इसके लिए डेल एच का पता करें तो ये क्या हो गया, डेल एच, इतनी तो एनर्जी किसकी है, प्रोडक्ट की, इतनी किसकी है, रिएक्टेंट की, तो बीच में क्या बच गया, डेल एच, और डेल एच कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जो प्रोसेस है बेटा इस केस में वो कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि एनर्जी रिएक्टेंट की ये है और प्रोडक्ट की ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इसके लिए डेल एच कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कई क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं, आपको ये एनर्जी दे देंगे रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, और आपसे पूछ लेंगे कि भाई डेल एच बताइए, तो डेल एच इनकी डिफरेंस जो होता है वो क्या हो जाएगा, डेल एच हो जाएगा, उसको आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं बता देता हूं बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास जो टोटल एनर्जी होनी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लो एक लड़का है, उसको मेले में जाना है, ठीक है, और मेले में जाने के लिए वो घर वालों से जिद कर रहा है कि मैं मेला देखने जाऊंगा। घर वालों ने उसको खुश करने के लिए 100 रुपीज दे दिए। बोले जा बेटा, वो खुश होता हुआ चला गया। जब मेले के अंदर गया तो गेट पे उसे पता चला कि एंट्री फीस है, मेले के अंदर घुसने के लिए 150 रुपीज देने पड़ेंगे, तब आप अंदर जाके कुछ भी ले सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब आप देखिए, जो 100 है उस लड़के के पास है, तो उसको हम कहेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। 150 जो टोटल चाहिए उसको, वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस, मींस 150 माइनस 100 दैट इज 50, मतलब कितने रुपए उसको और चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस तरीके से आपको इसका ध्यान रखना है। अब मैं इसका एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि अगर मान लो आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछा जाए, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। भाई थ्रेशोल्ड में से रिएक्टेंट की माइनस कर दोगे तो हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बच जाती है। दूसरा ध्यान रखना, लेसर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर विल बी द रिएक्शन, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब आप देखिएगा कि अगर मान लो हमारे पास है कोई रिएक्शन है, उसमें A किसमें कन्वर्ट हो रहा है, C के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। मैं इसको दो स्टेप में लिख दूं, A is converting into B and then B is converting into C। तो हमारा देखो A से C बनाना था, A से C बन रहा है, लेकिन E1 एनर्जी है और यहाँ पर E2 एनर्जी है। तो इसके लिए ग्राफ है, मान लो मैं ये ग्राफ खींच रहा हूं इस तरीके से, ये है बेटा हमारे पास, ये A से और क्या बना B, और B से क्या बन गया C, इस तरीके से है। A से B बना और B से क्या बन गया C। अब आप देखो कि A से B बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो ये है, तो ये एनर्जी क्या हो गई E1 एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट, और B से C बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये हो गई, ये हो गई E2 एनर्जी सेकंड। इसके लिए E1 एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी और इसके लिए E2। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, A से B में गए तब, मतलब E1 इज ग्रेटर देन E2। आप ग्राफ से देख सकते हैं। बेटा मैंने पहले बताया था
कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी फास्टर रिएक्शन होगी। एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कम है तो ये रिएक्शन कैसे हो गई, फास्ट हो गई, और ये कैसी हो गई, स्लो हो गई। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है। अब मैं एक ग्राफ कर देता हूं, ग्राफ और मान लो इस तरीके से है आपके पास और आपने ये कर दिया। अब इस केस में आप देखिए यहाँ A था, यहाँ B था, यहाँ C था। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी E1 ये है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी E2 ये है। अब आप कह सकते हो E2 इज ग्रेटर देन E1। अब एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी ज्यादा वो स्टेप कैसा हो जाएगा, स्लो स्टेप हो जाएगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम वो फास्ट हो जाएगा। तो अगर इससे हम देखें तो इस केस में ये स्टेप है, ये कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, स्लो। तो इस तरीके से ग्राफिकल भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से आप स्लो और फास्ट स्टेप का पता कर सकते हो, कैसे आप डेल एच फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आप एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। Effect of temperature on rate of reaction. Effect of temperature on rate of reaction. बेटा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। हमने स्टार्टिंग में इस यूनिट में पढ़ा था वाजरे कोलिजन थ्योरी के बेस पे कि क्या होता है, कोलाइड करते हैं, रिएक्टेंट आपस में प्रोडक्ट बनाते हैं। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये तेजी से टकराएंगे और प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। तो आप ये नोट कर लेना, नोट की फॉर्म में लिख लेना आप कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल विद every 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब इसके बाद एक इक्वेशन आती है अरेनियस इक्वेशन, वो मैं आपको बढ़ा रहा हूं, न्यूमेरिकल्स भी हैं उसके बेस पे। मैं लिख रहा हूं अरेनियस इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू a into e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ध्यान देना इस पे। हमने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टू द कंसंट्रेशन व्हाइल रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। फॉर एवरी रिएक्शन रेट कांस्टेंट हैव डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये रिलेशन बताता हूं कि K और इसमें क्या अंतर है। अगर मैं कहूं कि K है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे K इज इक्वल टू क्या है, डिपेंड कर रहा है ये e की पावर माइनस EA अपॉन RT पे। तो आप देखना इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, EA की वैल्यू क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज। आप देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो EA की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कि नहीं। अरे एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है और जितनी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। हमने बताया था K की वैल्यू भी उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, EA की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन आप देखना माइनस EA की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। भाई EA की वैल्यू तो डिक्रीज होगी तो, लेकिन माइनस की अगर हम बात करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको इस रिलेशन में अरेनियस इक्वेशन के बेस पे हम क्या बता सकते हैं कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट आल्सो इंक्रीजेस। अब आप देखना यहां पर K क्या है, K इज रेट कांस्टेंट, K इज रेट कांस्टेंट। A क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर,
ई से जो पहले आ रहा है, इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। बेटा इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसकी जो वैल्यू है वो हम क्या देखते हैं कि जैसे यहां पर आपकी इसकी वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी है यहां पर, एनर्जी किस में लेते हैं हम? जूल में। तो इसकी भी वो वैल्यू लेनी है जो जूल पे डिपेंड करती है। तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या हो गया? गैस कांस्टेंट। और टी क्या हो गया बेटा? टेम्परेचर। ये इन चीजों को डिफाइन कर रहा है, बता रहा है। ए एंड ई ए, इस बात का भी ध्यान रखना, ए और ई ए दोनों मिला के क्या कहलाते हैं? अरेनियस पैरामीटर, आर नोन एज अरेनियस पैरामीटर। आज मैं इसको डिराइव करूंगा, फिर कल इस पे न्यूमेरिकल और बची हुई चीजें हम फिनिश कर देंगे। कल इस यूनिट का दी एंड हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, इसका फिर टेस्ट भी होगा। तो अब देखिए मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग logarithm on both side। जैसे हमने ले लिया log नेचुरल के, जैसे हमने लिखा log नेचुरल के इज इक्वल टू log नेचुरल a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसे लिख दिया हमने। हम इसको लिख सकते हैं log नेचुरल k इज इक्वल टू log नेचुरल a, लिख दिया। फिर हम पावर को आगे ले आते, माइनस ई ए अपॉन आर टी log नेचुरल e। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? log नेचुरल k इज इक्वल टू log नेचुरल a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है बेटा। इफ हम लेते हैं इफ टेम्परेचर आर T1 एंड T2, अगर टेम्परेचर T1 और T2 लेते हैं तो रेट कांस्टेंट हम क्या लेंगे? K1 एंड K2, क्योंकि हमने बताया था कि रेट कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग वैल्यू रखते हैं। तो अब अरेनियस इक्वेशन लिखिए। यहां पर दो इक्वेशन लिख सकते हैं कि एक बार तो log नेचुरल K1 इज इक्वल टू log नेचुरल A माइनस ई ए अपॉन आर T1, ये इक्वेशन फर्स्ट है। log नेचुरल K2 इज इक्वल टू log नेचुरल A माइनस ई ए अपॉन आर T2। एक बार तो हमने K1 T1 लिया है, तो दूसरी बार K2 T2 लिया है, दैट इज इक्वेशन सेकंड। आप बेटा सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप लिखोगे log नेचुरल K2 माइनस log नेचुरल K1 इज इक्वल टू, इसमें से log नेचुरल A माइनस ई ए अपॉन आर T2, इसको माइनस कर दो, माइनस log नेचुरल A प्लस, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई ए अपॉन आर T1, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आप देखो log m माइनस n, हमने बताया था log m बाई n हम लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख देंगे log m बाई n, log नेचुरल K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, उसको आगे लिख दो ई ए अपॉन आर T1 माइनस ई ए अपॉन आर T2, ऐसे लिख दो इसे। अब log नेचुरल को हम क्या लिख सकते हैं? 2.303 log K2 बाई K1, ये मैंने आपको बता रखा है। ई ए अपॉन आर कॉमन आ जाएगा, ई ए अपॉन आर कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1 बाई T1
-1/T2। ये जो प्रोडक्ट में है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 और यहाँ आ जाएगा T2 माइनस T1। ये डेरिवेशन आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले के ऊपर क्या है, न्यूमेरिकल है और कई बार पूछे गए हैं आपसे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके बेस पे हम कर सकते हैं। अब देखिएगा बेटा, इस पे हम ग्राफ और ड्रा कर लेते हैं कि मान लो हमारे पास है, हमने लिया था यहां पर log नेचुरल k इज इक्वल टू log नेचुरल a माइनस EA/RT। इसको मैं लिख दूं 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस EA/RT। ये बेटा डिवाइड में चला जाएगा, तो log k इज इक्वल टू, पहले इसको लिख देते हैं माइनस EA/ ये डिवाइड में गया तो 2.303 RT प्लस इसके डिवाइड में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज log a। अब इस पे हम ग्राफ खींचेंगे, कैसे, इसको हम कंपेयर कर देंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c। x क्या है इसमें 1/t है, ये x हो गया, ये m हो गया। अब ग्राफ खींचिए y इज इक्वल टू mx प्लस c। y क्या है log k, x क्या है 1/t। इसमें ग्राफ खींचेंगे, m क्या है स्लोप, मैंने कहा था पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो हम इसको ऐसे ले जाएंगे माइनस EA/2.303 R, ये m की वैल्यू है। log a, ये जो इंटरसेप्शन है इसको हम क्या कर देंगे log a, ये इंटरसेप्शन है, ये जो वैल्यू है इसको log a कहते हैं। इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। बेटा इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, न्यूमेरिकल हम कल कराते हैं इसके ऊपर, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो कल हम करा देंगे और ये यूनिट कल क्या हो जाएगी फिनिश। तो इन चीजों को आपको ढंग से एक तरीके से पढ़ना है, इस फॉर्मूले को उनको याद रखना है ताकि हम इन न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर पाए। ठीक है बेटा, थैंक यू।